तू ना लेक्चर देती है। चलो देखो जी, क्या था कि राजनीतिक दल का राष्ट्रीय विकास में योगदान है, यानी राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान निभाती है। ठीक है, तो क्या है कि राजनीतिक जो दल है वो राष्ट्र के विकास में क्या करती है, राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। राजनीतिक दल लोगों को जागरूक बनाती है और परिणाम स्वरूप सरकार वैसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होती है जिससे राष्ट्र का विकास हो। राजनीतिक दल ही कान भरने, शकुनी मामा का काम करती है राजनीतिक दल। कैसे बताते हैं, कान भरने का काम है ना, कि कई के कान भर के राम जी के 14 वर्ष के वनवास जिसे करवा दी थी, सॉरी मंथरा, मंथरा है ना। ये शकुनी तो कहते महाभारत करवा दिया है ना। तो वही काम करती है राजनीतिक दल, क्या करती है कि जनता को कान भरती है। अरे सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये होना चाहिए था। और जनता जो है तुरंत आंदोलन शुरू करता है, धरना देता है, नारेबाजी करता है सरकार के प्रति। तो सरकार इस पर जागरूक होकर और सरकार उस काम को करने के लिए बाध्य हो जाती है। अगला है, राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों में एकता की भावना का होना आवश्यक है। राजनीतिक दलों में अलग अलग क्षेत्र, जाति, धर्म और लिंग के लोग संप्रदाय बनते हैं। परिणाम स्वरूप राजनीतिक दल पूरे देश में एकता कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश की विभिन्न समस्या का शांतिपूर्वक हल ढूंढने में मदद करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि राष्ट्र के विकास के लिए एकता का जो भावना है ना, वो होना बहुत आवश्यक है। अगर एकता नहीं रहेगा ना, उस समय राष्ट्र का विकास नहीं होगा। इसकी भली भांति हम लोग समझ सकते हैं कि 200 साल तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, एकता के कारण ही। अंग्रेजों का एक ही फंडा था, भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया, और हम ही लोगों को लड़ाकर आपस में हिंदू मुस्लिम करवा कर फूट डाल दिया और यहाँ पर वह शासन चलाया। तो वही कहता है कि अगर देश का विकास आप चाहते हैं ना, तो क्या एक होना पड़ेगा। राजनीतिक दलों में अलग अलग क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग के संप्रदाय रहते। राजनीतिक दल एक लोग रहता है, खाली हिंदू है राजनीतिक दल में, मुस्लिम भी है, सिख है, क्रिश्चियन, ईसाई, जो भी है धर्म, सब धर्म के लोग ये राजनीतिक दल में रहता है। परिणाम स्वरूप राजनीतिक दल पूरे देश में एकता कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और देश की विभिन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण हल ढूंढने में मदद करती है। अगला है, चलो क्या है, राष्ट्रीय विकास के लिए राजनीतिक अस्थायित्व भी जरूरी है। ठीक है, राष्ट्र का विकास के लिए राजनीतिक अस्थायित्व जरूरी होता है। अगर अस्थायित्व राजनीतिक दल में नहीं रहेगा ना, राष्ट्र का विकास नहीं होगा। अब बताइए, 5 साल अगर मुख्यमंत्री को रहना है और साले 2 साल में बदलित रहे नेता, तो अस्थायी विकास होगा कभी। तो राजनीतिक दल का अस्थायित्व भी जरूरी है। राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाते हैं और देश में राजनीतिक अस्थायित्व कायम करते हैं। राजनीतिक अस्थायित्व के कारण प्रगतिशील और दूरगामी नीतियां बनाना आसान हो जाता है, जिससे राष्ट्र का विकास होता है। ये सब आप याद कर लेंगे, है ना। खत्म हो गया जी, टाइम है ना, पढ़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं ना। है? हाँ हो जाएगा, टाइम का है। चलिए, अगला हम लोग का क्या है कि राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है। यानी राजनीतिक दल के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे चुनौतियां। तो राजनीतिक दल के लिए सबसे पहला जो चुनौतियां है वह क्या है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। यानी राजनीतिक दल में जो अंदर है ना, अपने पार्टी के अंदर, उसमें लोकतंत्र की बहुत सारी कमियां देखी जाती है। अक्सर आप सुनते होंगे
इसका विधायक वहाँ भाग गया, तो उसका सांसद वो पार्टी ज्वाइन कर लिया। यानी एक जगह रहने का काम नहीं करती यानी उसके अंदर जो है ना, ये सब खामियां है ना। ये होना भी चाहिए। राजनीतिक दल के लिए यही सबसे बड़ा चुनौती है, कहीं छोड़ के भाग गए सरकार गिर जतो, है ना, ये चीज है। यानी आंतरिक लोकतंत्र की कमी, यानी राजनीतिक दल में जो आंतरिक लोकतंत्र की कमी होता है। दूसरा, नेतृत्व का संकट, इसका राजनीतिक दल का एक चुनौती है कि नेतृत्व का संकट, यानी जब चुनाव होता है तो इसका किसके हाथों में सत्ता दिया जाए कि देश का अच्छा विकास हो। नेतृत्व करने वाला वैसा होना चाहिए, ये भी एक प्रकार का चुनौती रहता है राजनीतिक दल के सामने। यानी हम किसको देंगे तो सही चलेगा, किसको देंगे तो बर्बाद हो जाएगा, है ना। ये सबसे बड़ा चुनौती है राजनीतिक दल के लिए, है ना। दो चुनौतियां। तीसरा चुनौतियां, वंशवाद, राजनीतिक दल का महा चुनौती वंशवाद। कुछ हम नाम ले लेते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू, उनकी बेटी क्या है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के राहुल गांधी, राजीव गांधी भी रहे थे ना कुछ दिन। उसके बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी से सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री तो नहीं रही है, मनमोहन सिंह रहे, लेकिन उस समय नेतृत्व सोनिया गांधी ही कर रही थी। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे ना कांग्रेस के, वो समझिए कि क्या थे, एक मतलब कहा जाए ना, क्या बोलते हैं, सब काम सोनिया गांधी के हाथों में था, वो कठपुतली की तरह बेचारे घूमते थे, है ना। तो ये समझो कि सोनिया गांधी भी राजनीतिक दल में अपना जगह ली है, सोनिया गांधी। उसके बाद इसका बेटा कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी, ये क्या है? ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? वंशवाद है ना। वंश पर वंश, वंश पर वंश, वंश पर वंश, सब बेटा बेटा पुतो, है ना, मरद, इस सब का रहा लोग प्रधानमंत्री रहा, है ना। बिहार की बात की जाए तो सबसे पहले कौन आते हैं भाई? लालू परिवार, लालू यादव। चलिए, उसके बाद चिराग कहाँ? अभी चिराग को नहीं, बेचारा रामविलास के बाद चिरागे ना आया है, उसमें उतना नहीं है, कम है, लेकिन उसमें भी हो जाएगा। उसके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, बेचारे दोनों। एजुकेशन पर बात नहीं करेंगे इनका, है ना, आप लोग भली बात ही समझ सकते हैं, है ना। तेज प्रताप जी, तेजस्वी, और कौन है पाटलिपुत्रा? मीसा भारती, रोहिणी आचार्य। भले ही हार गई हो, रोहिणी आचार्य। ये परिवारवाद का लंबा जाल है, ये सब देख लो, है कि नहीं है? परिवारवाद का लंबा जाल है। जो आप कहिए, आप जो कहिए, हम इतना कहते हैं कि भारत के सबसे ईमानदार अगर मुख्यमंत्री कोई रहा है तो नीतीश कुमार के अलावा कोई है। 20 साल से मुख्यमंत्री, आज तक कोई दाग नहीं लगा है। लगा है जी? कभी सुने हो घोटाला में चार्जशीट हुआ, चाहे कोर्ट कचहरी, कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में सुने हैं? तो कहिएगा कि सर सत्ता है उसका, तो बीजेपी से एंगेस्ट भी तो रहा था गठबंधन में, काहे ना उस पर केस हो गया? अरे हम रहेंगे वैसा तब ना आप हमको कुछ कीजिएगा। तो ये है, तो नीतीश कुमार में कोई ऐसा परिवारवाद की भावना नहीं है। अगर नीतीश कुमार में होता तो उनका एक बेटा भी था, लेकिन राजनीतिक में है उसका बेटा नहीं है, बस काम खत्म है ना। तो ये सबसे बड़ा चुनौती है वंशवाद, यानी राजनीतिक दल
अगर हम विधायक बन गए, देख ना बहुत सारा वंशवाद के तुमको कहानी मिलेगा कि कोई क्या गाड़ी पकड़ा गया ना, है ना, तो धमकी का देगा कि हम विधायक के बेटा हैं। कोई अगर तो कि हमारा मौसा विधायक है, अरे मौसा फूफा चाचा मामू सब विधायक है तो तू क्या कर लेगा, तोरा बाप के हो गया रोड है, रोड किसी का बाप का है। तुम वन वोट, वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, मतलब एक वोट का जो हमारा अधिकार है वही अधिकार तुम्हारा वोट का है। ऐसा तो ना हम वोटवा देते तो एगो गिनती होता, तोड़ का 10 को होगा गिनती, नहीं ना, तो मौसा चाचा फूफा कोई चीज कर रहा है। कानून कानून सबके लिए समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अरे भीमराव अम्बेडकर तो यही ना सोचे थे कि गरीब हो दलित हो चाहे महाराजा हो अमीर हो कोई हो, सबके लिए नियम कानून एक होना चाहिए, एक जैसा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कानून पैसे वाले का है, जिसके पास पैसा है उसके जेब में कानून है, और नहीं है तो आपको कुछ नहीं है ना। कानून अगर पैसा वाला के नहीं रहता तो एगो थोड़ा सा कोई शराब पीता है गरीब आदमी तो जेल जा रहा है तो कितना दिन रहता है जेल में, 3 महीना बेचारा रहता है, सड़ जाता है। आज जो पीला रात के ड्रिंक लेके गाड़ी चलाता है, 4 गो के चाप देता है और मर जाता है, खाली कैसे होकर रह जाता है, आज तक वो कोटे में खाली जाता है और जेल में नहीं जा पाता है। कौन है? सलमान खान। सलमान खान को तो शाहरुख खान का चर्ची बेटवा वो ड्रग्स के केस में पकड़ाया, वो जेल नहीं गया। ये है ड्रग्स जो सब एकदम मतलब भारत में बैन है, दारू तो बिहार में बैन है, ड्रग्स भारत में बैन है, और उसके साथ में बहुत ज्यादा ड्रग्स के साथ वो पकड़ाया, कुछ नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कानून सबके लिए समान है? नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कानून सबके लिए समान नहीं। अगर कानून सबके लिए समान समान रहता तो आज सलमान खान जेल में होता, शाहरुख खान का बेटा जेल में होता। ऐसा है? नहीं है कानून समान। हम लोग रहे ऐसा ना, झूठों के जेल में डाल देगा, ये कहीं वीडियो देख लेगा तो कहीं नहीं अथी कर देवे, है ना जी, है ना। ये अभी बचा हुआ था ना, चलो समझ में आया। तो आप अब यूँ कहेगा कि कानून सबके लिए समान है? नहीं, पैसा वाला के लिए कानून है, और जिसके पास नहीं है उसका कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखो। अगला है अपराधियों। सबसे बड़ा एक चुनौती ये भी है, अपराधियों का प्रभाव। राजनीतिक दल में सबसे बड़ा जो चुनौती है अपराधियों का प्रभाव है। 90% राजनीतिक दल वाले लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं। किसी पर मर्डर का केस है, तो किसी पर रेप का केस है, तो किसी पर चोरी का केस है, तो किसी का बाइक लूटने का केस है, मतलब अधिकतर राजनीतिक दल का यही है। तुम सुने हो कभी ऐसा देखे हो कि सीधा साधा आदमी मुखिया बन गए है? जितना टेढ़े रहेगा ना वही खड़ो होगा, अच्छा नहीं खड़ा होगा, यानी अपराधी प्रवृत्ति। तो ये जो है ना सबसे बड़ा चुनौती है। सरकार ये नियम लाई है कि जो जिन पर ज्यादा मुकदमा है ना, जो एकदम बहुत ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड के लोग हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। ये भी एक चुनौती है। सिद्धांतहीनता की कमी, एक राजनीतिक दल में सिद्धांतहीनता की कमी है। बेटा के कसम खा लेगा कि विकास करेंगे, नहीं करेगा, ओकरा पपवो नहीं लगता है, बेटवा मरबो नहीं करेगा ऊपर। उस सब की आदत है, उस सब के क्या है, आदत है कसम खाना। उस सब भगवाने ऊपर से भेजे थे कि जो तू केतो कसम खेबे, तू रोज मैया कसम खाइए तोरा कुछ ना हो, तो मैया ना मरतो सही में नहीं कुछ होता है जी। तो सिद्धांत की कमी है। नेता कितना भी तुमको कह दे कि हमारा बेटा के कसम खाने लगा के मत बतियाना। हमारा रक्षा बंधन में देखे थे, खाता चेक करवा, एक कहे थे कि खाता चेक करा, 1 लाख रुपया आवे वाला था। वो मैडम आएंगी ना, बड़ा एकदम वो, हाँ जब जो हो रील बनाती है ना, तनी आएंगी तो पूछेंगे कि 1 लाख रुपया कहाँ गया, है ना। मोदी जी तो फेंके थे 15 लाख, तो आप तो 1 लाख फेंक के चल गई। सब महिला वोट दे दिया, सब वोट दे तो 1 लाख रुपया मिला। अरे बकुआ सब, ये नहीं जी, हैं।
कैसे सोनम? थोड़ा नहीं वो सबके मिला होगा जी, शायद जाति देख के दे दिया होगा। हैं? मिला है मुन्ना? हाँ, हाँ। चलो आगे देखो। अवसरवादी गठबंधन, ठीक है, अवसरवादी गठबंधन क्या है कि नेता लोग अवसर देख के गठबंधन बना लेते हैं, एक भी एक प्रकार का चुनौती ही है। क्या है? हम अभी वोट, सपोज दैट दो पार्टी चुनाव में है, एक है एकदम राजद रनिंग में और एक जदयू, ठीक है, समझिएगा। हमने वोट दिया जदयू के नेता को, विधायक को बनाया, ये नेताजी क्या कर गए? जीत गए। लेकिन नेताजी के शुरू से दिमाग में चल रहा था कि जीतम तो भाग जाऊं उधर, वोट ले ली थी इधर से, अब क्या करेंगे कि यहाँ से जीते या भाग जाएंगे जदयू में। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का चुनौती है राजनीतिक दलों के साथ में। कोई किसी के साथ राजनीतिक दल में नहीं, अगर तेजस्वी सोचता है कि हमारा जो नेता है विधायक वो हमारा है, तो आपका नहीं है, कब पला बदल दे जदयू में चल जाए। और जदयू वाला अगर ये सोच रहे होंगे कि ये जो नेता हमारा विधायक है, कोई जरूरी नहीं है कि विधायक कब मार देवे उधर पलटी, तो ये सबसे बड़ा चुनौती है। और नेता लोग यही अवसर देखता है, वो जान रहा था कि राजद में रहेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन दिल तो लगल है जदयू से, है ना, तो मेरा जब दिल इससे लगा होता हम इसके पास कैसे रहेंगे, है ना, कुछ फायदा उठा लेते हैं फिर भागेंगे। समझ गया जी, ये सबसे बड़ा कमी है। समझ में आया एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत? चलो, बड़ा थोड़ा सा लंबा खींच लेते, यही दिक्कत हो जाता है ना। सनी सची समझाना रहता तो याद कर लेता तुरंत जी ना। अगला है राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने का उपाय, यानी राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने का उपाय क्या है, ध्यान दो। देखिए, राजनीतिक दल प्रभावशाली कब होता है? अच्छा ये बताओ, दल बदल कानून कितने लोग जानता है? देखो समझाते हैं। दल बदल कानून लागू होना चाहिए, राजनीतिक दल पर अगर प्रभाव डालना है तो दल बदल कानून लागू होना चाहिए, ठीक है। दल बदल कानून जरूरी भी है। अगर दल बदल कानून नहीं रहेगा ना तो तानाशाह का सरकार हो जाएगा। अगर उसको डरे नहीं है कि हमारे पास 300 अगर सांसद है और उसको डर डर नहीं है ना कि हमारा सांसद तो कहीं जयबे नहीं करेगा, ये तो फिक्स है, फेवी क्विक से हम साट दिए हैं, तो मोदी जी को जो मन करेगा वो करेंगे, या जो प्रधानमंत्री को जो मन करेगा वो करेगा, है ना। लेकिन अगर उसको ये डर है कि अगर हम नहीं काम करेंगे तो ये जो हमारा सांसद है ना भाग जाएगा, अपना हमर पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चल जाएगा। यानी कोई राजनीतिक दल किसी एक पार्टी से निकलकर दूसरे पार्टी में जब शामिल हो जाता है उसको हम कहते हैं दल बदल। क्या बोलते हैं? दल बदल। क्या बोलते हैं? दल बदल बोलते हैं ना। देखिए, यह कानून विधायक और सांसद पर लागू होता है, क्योंकि भागने का काम कौन करता है? विधायक और सांसद, ताकि कोई भी विधायक या सांसद चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे दल में न जाए, ठीक है। अब न जाए का मतलब, लेकिन सोच ये क्या पढ़ा दिए, देखो ये क्या है कि राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने का उपाय क्या है? तो उपाय है कि आप प्रभावशाली बनाने का सबसे पहले उपाय है कि दल बदल कानून लागू होना चाहिए, कि दल न बदले। तो ये लागू होगा तो गलत होगा, दल अगर बदल रहा है वो बढ़िया है, लोगों के दिल में डर है, तानाशाह का सरकार नहीं होगा, लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। अगला, न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए, ये जरूरी है। न्यायपालिका का जो भी आदेश है पालन होना चाहिए। अगर न्यायपालिका का आदेश का पालन नहीं होगा तो पता है सरकार मनमानी करेगी। देखा था ना, जब इंदिरा गांधी आपातकाल इमरजेंसी पूरे देश में लगा दी थी तो क्या बोला गया था? न्यायपालिका क्या बोला कि इस्तीफा देना है और सांसद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। देखा, तो ये न्यायपालिका होता है, सबसे ऊपर न्यायपालिका है ना। प्रधानमंत्री अगर उनको न्यायपालिका सजा सुना दिया तो उनको भी जेल में जाना तय है, यानी ये न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका नहीं होगी तो फिर तो राजतंत्र हो जाएगा,
तो वही कहते हैं न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए, जो आदेश दे दिया वो पालन होना चाहिए। अपराधी के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश जारी किया और ऐसे उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोक दिया जिन पर गंभीर किस्म के अपराध का आरोप लगा हो। यानी राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के लिए न्यायपालिका ने क्या किया कि क्रिमिनल माइंडेड वाले जो लोग हैं उन पर आपराधिक किस्म का आरोप है, उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जिन पर गंभीर विकास का अपराध का आरोप लगा हो। अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं, लड़ते हैं जी। अनंत सिंह की वाइफ ना लड़ती है चुनाव, अनंत सिंह नहीं लड़ते, क्यों नहीं लड़ता? आपराधिक किस्म का आदमी है ना। छोटा सरकार जिसका नाम है ना, छोटा सरकार। देख आगे थोड़ा का हुआ हो। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। यानी राजनीतिक आंतरिक लोकतंत्र क्या होता है? चुनाव में महिलाओं और उम्मीद युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, साथ चुनाव का खर्च सरकार के द्वारा उठाया जाए। देखिए कहता है कि चुनाव में जो है ना, जितना पुरुष का अधिकार हो उतना महिला को भी अधिकार होना चाहिए। महिला को भी चुनाव में उतारिए और जो खर्च है चुनाव का वो सरकार उठाए, नहीं कि आम लोगों पर छोड़ दे। देखते हो चुनाव में सबसे ज़्यादा खर्च होता है, कितना नेता सब पैसा उड़ाता है, सब बहुत ज़्यादा है ना, पता नहीं उतना पैसा लाता कहाँ से लोग है। कमा के कितना रखेगा हो। यही यदि राजनीतिक दल एवं सरकार इन सुझावों पर ध्यान दे तो राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाया जा सकता है। बोलिए कोई दिक्कत है? अब है क्वेश्चन, दल बदल कानून क्या है? देखिए दल बदल कानून है किसी निर्वाचित प्रतिनिधित्व द्वारा अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल, यानी नहीं अन्य, किसी अन्य दल, किसी अन्य दलों में शामिल हो जाना ही क्या कहलाता है? दल बदल कानून, दल बदल कहलाता है। ऐसे रोकने के लिए बनाया गया कानून को क्या कहते हैं? हम दल बदल कानून कहते हैं। आगे दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? यह सरकार को प्रभावित कर किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी में भाग लेता है। देखिए दबाव जो समूह होता है ना, वो क्या होता है कि सरकार के कामों में बाधा डालने का कार्य करती है। एक बार और दबाव समूह के बारे में बताए हैं तो लोग को, ऐसे करो, मेमोरी को रिवाइंड करो और जहाँ बताए वहाँ पर जाओ और अपने आप वो हमारा बात सुनो कि हम क्या बोल रहे हैं। इतना कैपेसिटी है जी? नहीं, निकल गया सर, है ना। 1 महीना रखबे करता है दिमाग, आप 2 महीना पहले पढ़ाए, कहाँ से रखेगा, है ना। अब रिसाइकिल बिन में भी डिलीट हो गया, खत्म। नहीं जी, देखो क्या होता है, हम एक उस दिन बताए थे कि सरकार के कामों में बाधा डालने का काम करती है कौन? दबाव समूह। होता क्या है, समझना है कि अगर कहीं पर काम हो रहा हो, मान लीजिए सपोज सड़क बन रहा है, ठीक है, जब सड़क बन रहा है वो सरकारी काम है, कुछ पहुंच वाले लोग जाएंगे कहेंगे कि एक पेटी भिजवा देना है, नहीं समझा, एक पेटी भिजवा देना है, ऐसे ना रहना है, नहीं तो बना लीजिएगा, नहीं बनेगा, है ना, भिजवाइए। अब वो बेचारा डर से ठेकेदार क्या करेगा, एक पेटी भिजवाएगा या काम बंद करेगा। ऐसे लोग क्या करते हैं ऐसे लोग दबाव, ऐसे दबाव समूह जो है सरकार को इस तरह से प्रभावित करने का काम करते हैं। और उस ठेकेदार को आप नहीं प्रभावित किए, आप सरकारी काम में बाधा डाले हैं, आप सरकार को प्रभावित कर रहे हैं। तो वही कहता है कि व्यक्तियों का वैसा समूह जो हमेशा लाभ के उद्देश्य से आपस में उलझा रहता है, जिसे दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह में सामाजिक विभाजन जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर उत्पन्न होता है। दबाव समूह से क्या होता है? विभाजन भी उत्पन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति को सत्ता में साझेदारी में पहचान नहीं मिलती है तो फिर सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य करता है। देखिए एक कहने का मतलब वो भी एक प्रकार का दबाव समूह हुआ, ठीक है। एक दबाव समूह यह भी हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति वर्चस्व वाला है, दबदबा वाला है, अगर उसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया
तो वो अपना पावर का इस्तेमाल करेगा। अब क्या होगा, धमकी देगा कि नहीं टिकट दीजिएगा ना, तो जैसे ही विधानसभा में घुसिएगा ना, वैसे ही काम हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता तो नहीं है अब, लेकिन शायद होता भी होगा, अंदर की चीज है, कौन जान रहा है ना। तो ये क्या करता है, सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का काम करती है। यह चुनाव में खुद नहीं लड़ता, न प्रत्याशी के रूप में खड़ा होता है, फिर भी राजनीतिक बल और सरकार को प्रभावित कर देता है, जिससे किसी देश का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। भारत में प्रमुख राजनीतिक दल, अब हम लोग का है, ये लास्ट टॉपिक है ना। भारत में प्रमुख राजनीतिक दल क्या क्या है भारत में, यहाँ पर पूरे देश की बात हो रही है। राजनीतिक दल समझिएगा, पहला राजनीतिक दल, सबसे पहले हम लोग नाम लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले आई है। जब कोई दल नहीं था उस समय कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जब कोई भारत को बचाने वाला नहीं था उस समय थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। तो क्या है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के, पूरा लिखा हो, बम्बई के गोकुल दास संस्कृत तेजपाल कॉलेज में आजादी से पूर्व एवोह्यूम के द्वारा किया गया था। ये एवोह्यूम कौन थे जी? ब्रिटिश अधिकारी थे, है ना, इन्होंने ही किया था। इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे इसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह वर्तमान में यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के रूप में जाना जाता है, यूपीए। ठीक है। आज इस यूपीए का नाम बदलकर, नाम की क्या रख दिया गया है गठबंधन का? इंडिया। आज यूपीए नहीं, आज इंडिया है, यानी इंडिया गठबंधन। ठीक है। दूसरा भारतीय जनता पार्टी, एकदम एकदम याद करना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। बहुत आज मतलब ज्यादा दिन की पार्टी नहीं है। भारतीय जनसंघ, इसका पहले जो नाम था ना भारतीय जनसंघ था, क्या था? भारतीय जनसंघ के स्थान पर अब नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। इसके पहले जो अध्यक्ष थे ना वो थे अटल बिहारी। इनकी आज कमी खलती है ना भारतीय जनता पार्टी को। ये नेता थे, वाकई में ये नेता थे बहुत अच्छे। ज्यादा दिन तक ये नहीं प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि सबसे पहले कुछ नहीं है, सबसे पहले हमारा देश है ना। ऐसे थे, ऐसे आज राजनीतिक दलों की कमी है और सरकार में ऐसे लोगों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य आधुनिक भारत का निर्माण करना है। इसके वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। बड़े अच्छे आदमी है, इनका शिकायत नहीं करना चाहिए। हैं, शिकायत कर मैं तनी केस उस हो जाता, है ना। नहीं जी, तो चलो ये सब तो लोग कहते हैं के लिए बात कर देता, ऐसा कुछ बात नहीं है ना। सुनेगा लोग, सुनेगा, है ना। सुनाहेला तो बोलते हैं, खान सर इतना बोल देते हैं तो, है ना। तब अरे होगा तो होगा, देखल जाएगा, कहीं फेमस हो जाएंगे इहो से, है ना हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1980 में। इसका नाम पहले था जनसंघ। क्या नाम था? जनसंघ, भारतीय जनसंघ। और भारतीय जनसंघ का नाम जब उसके बाद इसका नाम बदल कर रख दिया गया भारतीय जनता पार्टी। इसके जो संस्थापक थे कौन थे? अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना। चलिए, अभी इसके वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलिए, अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई। यह भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में एस ए डांगे ने किया था। एस ए डांगे ने किया था। यह पार्टी सांप्रदायिकता का विरोध करती है, सांप्रदायिकता का विरोध करती है और मजदूरों की हित में रक्षा करती है, यानी मजदूरों के लिए यह पार्टी काम करती है, सीपीआई। और ये सांप्रदायिकता का विरोध, सांप्रदायिकता क्या होता है पता है? सांप्रदायिकता कहने का मतलब होता है ना कि कोई मजबूत संगठन या कोई मजबूत व्यक्ति
किसी अपने से नीचे कमजोर लोगों पर अधिकार जमा कर और काम करवाती है, वह सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे सांप्रदायिकता का ये क्या करती है, यह विरोध करती है। साढ़े पाँच हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, ये देखिए क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी 1964 में साम्यवादी दल का विभाजन हुआ था और एक नए दल भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी का उदय हुआ। इसके प्रमुख नेता थे ज्योति बसु। कौन थे? ज्योति बसु। यानी भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? ज्योति बसु। यह दल धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करता है। धर्मनिरपेक्षता या मतलब समझते हो इसका समर्थन करना? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी भी धर्मों के रहने की आज़ादी है, इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, और लोकतंत्र का ये क्या करता है? समर्थन करता है। अगला है बहुजन समाज पार्टी, है ना, मोटा भाई का मायावती। अरे देख रहे ना, मार के मोटी है, ये है, शादी नहीं होले है वो, है ना, मायावती के शादी नहीं होले है अभी तक ले। बोल दे कि योगी जी के शादी नहीं होले तो अभी तक ले, वो तो बूढ़ा हो गए। उसे उसे बहुत लोग कुमार कुमार है अभी, है ना। सलमान खान के देख लो, है ना, पता नहीं कहिया ब्याह करेगा, है ना जी। आय हो गया ओकर ब्याह। हम भी करी ब्याह, हम कहीं हमरा ना कार्टून नहीं रखे अभी। चलो अगला है बहुजन समाज पार्टी। ये देखिए क्या है कि बहुजन समाज पार्टी का जन्म जो है अखिल भारतीय पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ से हुआ था। यानी बहुजन समाज पार्टी जो अल्पसंख्यक के पार्टी है, यानी अल्पसंख्यक को सपोर्ट करती है और पिछड़े जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का यह काम करती है। इसकी स्थापना 1984 में काशीराम ने किया था। कौन? काशीराम। आगे राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। देखिए भारतीय मूल के निवासी के मुद्दे पर 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विभाजित होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। इसके नेता शरद पवार थे। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ना, वही दो भाग में बट गया था। भारतीय मूल के निवासियों को मुद्दा लेकर ये लिए विवाद हुआ और 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भाग में बटा और एक भाग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस। ठीक है, जिसके नेता कौन है? शरद पवार। पावर नहीं, शरद पवार, पावर नहीं। चलो आगे देखो, राष्ट्रीय जनता दल। हाँ आ गए चाचा जी, है ना। देखो एकदम नामे सुन के गदगद दिल हो जाता है जी ना। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद, जनता दल है, हम वो समझ लिए, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में 1997 में जनता दल से अलग होकर इस पार्टी का गठन हुआ था। किस दल से अलग हुए थे? जनता दल से अलग होकर 1997 में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बनाया गया। यह पार्टी समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देता है। ठीक है, आज ना, आज एक दूसरे को कोई सताने वाला नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि कुछ हो चाहे न हो, लालू प्रसाद के रीजन में एक काम तो जरूर हुआ था जिसका फायदा आज भी लोगों को मिलता है। क्या फायदा है? हम लोग के जो पूर्वज जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो दादा हो गए, दादी हो गई, कुछ ऐसे बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं, उससे आप पूछिएगा, अगर आपके घर में 100 वर्ष की दादी है चाहे 80 वर्ष की, अरे नहीं है, अगर नहीं है तो फोन कर लेना एगो कॉल, अजीब हाल है। तो उनसे पूछिएगा, वो बताएगी कि जो पहले जो था कैसे गरीबों पर जुल्म होता था। अगर कोई बाबू साहेब रास्ते से गुजर रहे हैं तो आप खटिया पर बैठ नहीं सकते हैं, आपको खड़ा होना पड़ेगा। जी हुजूरी करना फलना तक आज तनी गवत गाय के आज हते आज घास काट लियो तो जी मालिक, आज केतनो काहे ना तू 50 बीघवा जोत के रह तो कह देवे ऐसे
कि गोबर डाल दिया, निकाल दो वो लाठी आओ। आज होता है ना हो, आज ऐसा है कि नहीं है? आज आपसे कोई कहने आ रहा है, आप किसी को देख कर आज खड़े होते हो, कुर्सी पर या खटिया पर बैठे रहते हो अपने दूरा पर, तो लेकिन आप अपने दूरा पर पहले कुर्सी और खटिया लेकर बैठे हुए हो, तो देखोगे ना कि बाबू साहब आ रहे हैं, तो क्या उस समय तुमको खड़ा होना पड़ता? नहीं खड़ा होता तो बिहान बाबू साहब अपन दूरा पर बुलाते कि अरे जी तो फलनवा के तनी बुला के ले आओ तो। अब फलना आए काहे हो, तेरा बड़ा गर्मी का होल हो? का होल मालिक, का गलत? ये तो खटिया पर बैठा रह गया है देख के हमारा। ऐसा होता था, लेकिन ये किसका देन है? लालू प्रसाद यादव का देन है कि गरीब अमीर के आंख में आंख डालकर सिस्टम से बात कर सकता है ना? ये हम बात, ये जो है ना, इस पंक्ति से हम सहमत हैं। हम इस चीज को अच्छा मानते हैं कि कम से कम हिम्मत तो मिला, है ना? क्या बस, चलिए आगे है जनता दल यूनाइटेड। नीतीश जी का जनता दल यूनाइटेड, इसका स्थापना 1999 में, 2 साल के बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार वेटनरी कॉलेज का दोनों एक मित्र थे, है ना? एकदम प्रश्न लंगोटिया यार जिसको कहते हैं ना, औसा लंगोटिया यार दोनों है ना? तो 2 साल के बाद जेडीयू की स्थापना हुआ। ये जो है ये भी जनता दल से विभाजित हुआ। तो शरद पवार के नेतृत्व में पुनः जनता दल यूनाइटेड की स्थापना हुई। और मत दिया वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है श्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के यह क्या है? मुख्यमंत्री है। बोले कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखो। एक है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी, ये लोक जनशक्ति पार्टी आप लोग सब लोग जानते हो। लोक जनशक्ति पार्टी, एल लोक जन, जे पी पार्टी, एलजेपी नाम सुने हो रामविलास पासवान के, उसी का यह पार्टी है। नहीं ये ठीक है, मुख्यमंत्री बनने लायक ठीक है। चिराग पासवान अच्छा एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड है ना, एकदम बेस्ट। देख रहे हो कि सांसद में ही लहले है ना? आगे देखो क्या है, हथौड़ी यहाँ है ना, उधरे होगा। ये प्रभावित बाजी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देखो वर्ष 2000 ईस्वी में रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी की गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए हुआ था। देखिए एकदम लगातार हुआ था। रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, ये तीनों मित्र हैं। अपना अपना पार्टी गठन किए। 98 में, 97 में लालू यादव, 2 साल के बाद 99 में नीतीश कुमार, और लोक जनशक्ति पार्टी 1 साल बाद यानी 2000 ईस्वी में किस लिए किया गया था? अल्पसंख्यक के विकास के लिए। ठीक है, आगे है समाजवादी पार्टी। आए मुलायम सिंह, ए देखिए ये सब जो बता रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी बता रहे हैं, किसी क्षेत्र में सीमित है, ये छोटा मोटा पार्टी है। अब बिहार के लिए ना बड़ा पार्टी कहोगे, लेकिन देश के लिए थोड़े कहोगे। देश में कौन आरजेडी या जेडीयू पहचान रहा है ना? जानता लोग है, लेकिन प्रभाव थोड़े है वहां पर इस पार्टी का। मुलायम सिंह यादव, ये आप नाम सुने होंगे, अखिलेश प्रसाद यादव के पिताश्री है ना, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। यह दल राष्ट्रीय एवं स्वदेशी कंपनियों की स्थापना पर बल देता है। ये जो पार्टी है ना, ये राष्ट्रीय और स्वदेशी कंपनियां, जो हमारे देश की जो कंपनियां हैं उसकी स्थापना पर बल देता है। ये कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी को मत लाइए अपने देश में, हम अपने ही राष्ट्र की जो कंपनी है ना उसी पर बल देंगे और उसी को आगे बढ़ाएंगे। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी का विरोध करता है और योगी आदित्यनाथ से पूर्व उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव की सत्ता कायम थी। आज है योगी जी का, है ना? झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 में बिहार में हुआ था। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये क्या याद कर लीजिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? 1973 में बिहार में हुआ था।
अगला है 2000 ईस्वी में झारखंड के अलग होने के बाद यह पार्टी झारखंड में चली गई। ये पार्टी कहाँ थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में थी। कब हुआ था स्थापना? 1973 में। लेकिन जैसे ही अलग हुआ ना बिहार और झारखंड 2000 ईस्वी में, उस समय ये कहाँ चली गई? झारखंड में। खत्म। चलिए, है ना। अब हम लोग का आज समाप्त हुआ, खुशी की बात है। हम लोग का पॉलिटिकल साइंस समाप्त। अब 2 दिन का और लंबा लंबा क्लास लेंगे और 2 दिन में पॉलिटिकल साइंस पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ, जरिए से। चलो तो ठीक है।